महाराष्ट्र की राजनीति में आईआईटी के नाम पर नया संग्राम छिड़ गया है। खबर ने उस वक्त जोर पकड़ा जब मुंबई में आईआईटी के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे नाम अच्छा है और शुक्र है कि इसे आईआईटी मुंबई नहीं किया गया। As was mentioned, as far as IIT Bombay is concerned, I got it straight with this name. You were not done Mumbai. So that's one another compliment to you. And also true for Madras. It remains IIT Madras. It's being a pioneer, one of the earliest IITs. उनकी यही टिप्पणी विवाद का कारण बन गई। मराठी संगठनों ने इसे मुंबई की पहचान पर टिप्पणी बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। बयान सामने आते ही एमएनएस आक्रामक हो गई। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर जितेंद्र सिंह को घेर लिया। असल में जितेंद्र सिंह का मुंबई से कोई संबंध नहीं है, न महाराष्ट्र से न गुजरात से। वे जम्मू से आते हैं, पर अपने शीर्ष नेतृत्व के मन की बात पहचान कर वैसा ही बोलकर वाहवाही लूटना ही उनका उद्देश्य लग रहा है। इस बहाने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे एमएमआर क्षेत्र में रहने वाले सभी मराठी लोगों से मेरा आह्वान है, अब तो आंखें खोलो। उन्हें मुंबई नाम खटकता है क्योंकि ये नाम हमारी मुंबा देवी, जो मुंबई की मूल अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके नाम से लिया गया है। इस देवी की सारी संतानें यहाँ पीढ़ियों से रहने वाले मराठी लोग हैं और उन्हें आप भी खटकते हैं और आपका शहर भी। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए। फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि शहर का नाम मुंबई है, इसलिए संस्थान का नाम ही उसी पहचान से मेल खाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि वो एचआरडी मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलने की मांग करेंगे। मी आज आपल्याला आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की मी स्वतः देशाचे एचआरडी मिनिस्टर आणि देशाचे प्रधानमंत्री या दोघांनाही पत्र लिहून ही विनंती करणार आहे की आईआईटी बॉम्बेचं आईआईटी मुंबई केलं पाहिजे। अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहा बल्कि मराठी पहचान, केंद्र राज्य रिश्तों और राष्ट्रीय संस्थानों के ब्रांडिंग तीनों के बीच बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी मुंबई बनाने का मुद्दा और गर्म हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस पर आधिकारिक पहल करने जा रही है। बिहार में वोट चोर गदी चोर, इलेक्शन कमीशन उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया। ये वो तमाम आरोप हैं जिन पर बीते 1 साल में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर और हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है, उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, आईएनसी महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है। मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया। तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। बीजेपी का आरोप है एसआईआर वोट चोरी
चुनाव आयोग, जेंजी, ऑपरेशन सिंदूर, राफेल जैसे मुद्दों पर कुछ एक्स हैंडल से ऐसे पोस्ट किए जिनकी भाषा देश विरोधी थी। बीजेपी का आरोप है इस पोस्ट का भाव वही है जो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर कहती आ रही है। दावा है कि इन हैंडल्स की लोकेशन चेक करने पर पता चला कि इनमें से अधिकतर को विदेशों से ऑपरेट किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है, एक्स का कहना है कि वीपीएन ट्रैवल करने से बदल सकता है। ये ग्लिच है, हम इसको सही कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमार खेतकर ने दावा किया कि 2014 में सीआईए और मोसाद ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव हराने की साजिश रची थी। म्हणजे काँग्रेस पुन्हा सत्तेत 2014 मध्ये मोठ्या प्रमाणात आली असती। त्या संस्थांमध्ये एक होती सीआयए, दुसरी संस्था होती महत्वाची म्हणजे मोसाद इस्रायलची। ह्या दोघांनी मिळून असं ठरवलं होतं की भारतामध्ये आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे, हस्तक्षेपच करायला जागा उरणार नाही। सवाल है कि क्या वाकई में भारत के खिलाफ विदेशों से साजिश हो रही है या फिर वाकई कोई तकनीकी खामी है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। इन आरोपों का सच देश के सामने जल्द आना जरूरी है। तो हांगकांग में भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी। एक एक करके 7 इमारतें आग की चपेट में आ गईं। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। हांगकांग में आग ने ऐसा तांडव मचाया जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। बेहद ही भयानक मंजर। हांगकांग की वांग फू कोर्ट काउंसलिंग कॉम्प्लेक्स में आग ने एक एक करके कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। चीख पुकार के बीच कई लोग तो जिंदा ही झुलस गए। लपटें इतनी तेजी से फैली कि इसमें 7 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। कई घंटों की कोशिशों के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा समय बीतने के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। सही नंबर बताना मुश्किल हो रहा है। आग लगने की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन राहत बचाव टीम के साथ पहुंचा, लेकिन जब सामने का मंजर देखा तो कोशिशें भी कम पड़ गई। जान गंवाने वालों में एक फायर फाइटर भी बताया जा रहा है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं 900 से ज्यादा लोगों को अस्थायी राहत केंद्रों में रखा गया है। कई सड़कों को बंद कर दिया गया है और कई रूट में भी बदलाव किए गए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक 32 मंजिला टावर की बाहरी मचान से शुरू हुई आग तेज हवाओं के चलते दूसरी इमारतों तक फैलती चली गई। फिलहाल हादसे की वजह जानने के लिए भी जांच शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात एसआईआर की, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएमओ में उर्वरक आपूर्ति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। उर्वरक आपूर्ति को लेकर के विस्तृत चर्चा की गई है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाने की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है।
साथ ही साथ सीएम ने निर्देश दिए हैं कि समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिलों में कालाबाजारी, अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। अवैध व्यापार में शामिल विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द होंगे। सीएम ने कहा कि उर्वरक संबंधी शिकायतों के लिए विशेष नंबर जारी किए जाएंगे। सीमावर्ती जिलों में खासतौर पर उर्वरक परिगमन रोकने को लेकर के निगरानी बढ़ाई जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा की है तमाम जिलों से। खाद वितरण को लेकर के लगातार सूचनाएं मिल रही थी और किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने की शिकायतें आ रही थी। इसी के चलते ये समीक्षा बैठक की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन शर्मा फोन लाइन पर है। रोशन, क्या कुछ हुआ बैठक में? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, रबी की जो फसल है इसमें उर्वरक आपूर्ति को लेकर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि विभाग और इससे जो जुड़े हुए जो विभाग है उनके अधिकारियों के साथ बैठक ली है। उसमें उर्वरक की जो कालाबाजारी, अवैध भंडारण के मामले हैं, लाइसेंस से जो जुड़े हुए प्रकरण है, उसके संबंध में जो है 1-to-1 जो है वो फीडबैक लिया है। इस बैठक का यही उद्देश्य है कि किसानों को जो उर्वरक की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की जो बाधा नहीं आए, पर्याप्त मात्रा में जो है वो उर्वरक जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। इस संबंध में चाहे राज्य सरकार के स्तर के ऊपर हो या केंद्र सरकार के स्तर के ऊपर हो, जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी, उन समन्वय बनाकर कहा जो रबी की जो फसल है उसमें उर्वरक जो उपलब्ध जो करवाए जाने के जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है वो बैठक के अंदर निर्देश दिए हैं। बिल्कुल रोशन, चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो खाद वितरण की व्यवस्था है उसमें सुधार होगा और किसानों को समय पर खाद मिल पाएगी। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में